नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये साल खुशहाल रहे और आने वाले साल में आप काफ़ी प्रगति करें। मेरा नाम है आशाराम गुर्जर और अपन शुरू कर रहे हैं ग्रामर फाउंडेशन कोर्स। ग्रामर फाउंडेशन कोर्स में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ये SWA पर मिलेगा, कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें अपन बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे और आपको ज़ीरो, अगर आपको ये मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, आप ये सोचते हो कि अपन इंग्लिश कहाँ से शुरू करें, तो आप बिल्कुल यहाँ से शुरू कीजिए। हम आपको ज़ीरो से लेके चलेंगे और फ्लुएंट तक लेके जाएंगे। मतलब अगर आपकी कोई भी कमी है, अगर आपकी कोई भी ये आप समझते हो मानसिकता है कि अपन नहीं सीख सकते या इंग्लिश तो बहुत हार्ड है, अपन कैसे सीखेंगे, तो धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन कंप्लीट सीखेंगे। और अपन कंप्लीट कोर्स लेके चल रहे हैं जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि A to Z पूरा कोर्स रहने वाला है। A to Z पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और आप हमारे साथ चलेंगे तो पक्का कह रहा हूँ कि आपको कहीं दूसरी जगह इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरी बात कि ये अभी अपनी वाली ये जो है अपन कह सकते हैं कि इंट्रो क्लास रहने वाली है। ये अपने लिए एक इंट्रो क्लास रहने वाली है। इसमें अपन देखने वाले हैं कि अपन कोर्स में पढ़ेंगे क्या क्या, पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या होंगे, ये कोर्स अपने लिए कहाँ कहाँ काम में आने लायक है। तो इसलिए अपन इसको इंट्रो क्लास कहेंगे या अपन शुरुआत वाली क्लासों को एक और नाम देते हैं और वो है डेमो। आप इसे एक और नाम दे सकते हैं कि ये अपनी क्या है, डेमो क्लास है। तो या तो इंट्रो क्लास कह सकते हैं, डेमो क्लास कह सकते हैं। इस क्लास में अपना उद्देश्य जो है बेसिकली इतना ही है कि अपन इस कोर्स में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये आप अपन पूरा देखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपन जानते हैं कि बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स हर कोई आदमी ले सकता है जिसने अभी तक थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा है, या मान लीजिए जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और जिसे दिक्कत होती है बार बार पढ़ने में या इंग्लिश को याद करने में, तो उनके लिए ये कोर्स होने वाला है। 0 to फ्लुएंट कोर्स होगा और A to Z ये मिलेगा आपको SWA, जो जिसकी जीमेल आपको नीचे दिख रही होगी। और इसी पे अगर आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए या कोई दूसरा टॉपिक जैसे कि वोकेब होगी, तो वोकेब की अगर आप कहेंगे तो अपन अलग से क्लासेस शुरू कर देंगे। ग्रामर के अपन अलग क्लासेस रख लेंगे। फिलहाल प्लान ये है कि अपन ग्रामर और वोकेब दोनों एक साथ लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वोकेब की अलग क्लास हो जाए और ग्रामर की अलग क्लास हो जाए तो वो भी अपन करेंगे। तो आप उसके लिए आप नीचे जीमेल कर सकते हो। अपन इसके यूजेस अगर देखें इस क्लास के, अगर अपने यूजेस सीखने के लिए तो आप इसे काम में ले ही सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक लर्निंग कोर्स है और लर्निंग कोर्स है, इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी पढ़ सकता है। जिसे केवल सीखने के लिए पढ़नी है, एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़नी, केवल सीखने के लिए पढ़नी है, तो वो भी इसे पढ़ सकता है। बाकी अगर एग्जाम्स की बात करें तो आप इसे सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काम में ले सकते हैं। सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कौन कौन से, जैसे स्पेशली अपना हो गया एसएससी में CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, या GD के जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के उसके लिए हो गया, या स्टेनो और CPO, आप सभी के लिए काम में ले सकते हैं। UPSC के जो जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कठिन होती है या टफ उनको लगती है या उनको सीखने में दिक्कत होती है, तो UPSC के जो लैंग्वेज पेपर हैं उसके लिए आप इसे काम में ले सकते हैं। NDA डिफेंस के लिए तो काम में आता ही है। बैंक और ESC के लिए भी आप इसे काम में ले सकते हैं। अपन अगर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की बात करें तो उसके PCS होता है, उसके लिए आप इसे काम में ले सकते हैं। टीचर का कोई भी ग्रेड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सभी के लिए आप जहां भी इंग्लिश लैंग्वेज आपको काम में आ रही है वहां आप इसे काम में ले सकते हैं। CET के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हर एक, तो उसके लिए आप इसे काम में ले सकते हैं। या कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है तो आप उसके लिए भी इसे काम में ले सकते हैं। इतना मुझे लगता है कि हर एक जगह जहाँ पे इंग्लिश आपको काम में आने वाली है उस जगह आप इस कोर्स को काम में ले सकते हैं। अब इससे भी बड़ी बात यह है कि आप इसको पढ़ें क्यों। हर एक बंदे का सवाल यही होता है कि पढ़ तो लें लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो बेनिफिट्स अपन ने देख लिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो उन बेनिफिट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हर एक बंदे को ये पढ़नी चाहिए। इसमें अपन पढ़ने वाले क्या क्या हैं,
तो सबसे पहले तो आ जाती है अपनी ग्रामर, जो हर एक जगह पूछी जाती है। अब अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में अपन सबसे पहले देखेंगे बेसिक। बेसिक ही होता है जो आपको कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने में मदद करता है, और जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होता तब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत आती है, और फिर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, ये तो हमें समझ में आने वाला ही नहीं है। तो ये आपकी मानसिकता बन जाती है। तो उस मानसिकता को चेंज करने के लिए अपन सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक में अपन जैसे सेंटेंस से शुरू करेंगे, फिर सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स देखेंगे, सेंटेंस को तोड़ेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे बेसिकली, आप ये मान लीजिए। और उसके बाद में उसके जो पार्ट्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ अपने पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे अपने नाउन, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब हो गई, प्रेपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और अगर डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो इनको अपन धीरे धीरे करके और पूरा डीप से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी के साथ अपनी चलेगी वोकेब। वोकेब में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर वो बनते हैं आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स हैं, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। कई बार अपन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझने की बजाय उनको रटने में लग जाते हैं। तो समझने में और रटने में फ़र्क होता है। रटने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दूसरी बात कि आप उसको याद कम समय के लिए रख पाते हैं, लेकिन जब आप उसको समझते हैं तो आपको मेहनत कम और उसको आप लंबे टाइम के लिए काम में ले सकते हैं। तो अपन इसको रटने की बजाय समझने की हिस्से से पढ़ेंगे। और फ्रेजल वर्ब हो गई अपनी, इसके साथ वन वर्ड हो गया, और वन वर्ड में ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो रूट वर्ड्स पूछे जाते हैं। रूट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को बनाते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में कुछ जो रूट शब्द हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रूट वर्ड्स बोलते हैं। तो जब अपन इंग्लिश के रूट वर्ड्स पढ़ लेते हैं तो आप ये मानिए कि 60 to 80% आपके वन वर्ड्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब अपन रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि आप ज़्यादातर जो ग्रामर है वो कंप्लीट कर चुके हो, ये मानिए। ठीक है जी। इसी के साथ रूट वर्ड्स में जब अपन लगाएंगे प्रीफिक्स या सफिक्स तो वो बन जाएंगे क्या, वन वर्ड। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज ही इसलिए होता है कि बहुत सारे वर्ड्स की जगह आप एक वर्ड यूज़ करते हो, तो उन बहुत सारे वर्ड्स को हटा के आप एक वर्ड यूज़ करते हो तो उसको अपन कहते हैं वन वर्ड। वन वर्ड में अपन पढ़ेंगे रूट वर्ड, उसके प्रीफिक्स और उसके काम में आने वाले सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम और सिनोनिम्स अपन समझेंगे, पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे उससे पहले। ठीक है, तो ये अपने जो ग्रामर का कंटेंट है, जो स्पेशली ग्रामर का कंटेंट है वो रहने वाला है। इसी के साथ अगर मैं देखूं अपन पढ़ने वाले हैं जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, इसके ग्रामर के जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, या जो अपन मान लीजिए अपन ने 10th में या 12th तक पढ़े हैं अपन ने, उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। उनमें क्या क्या हो जाएगा, अपना आर्टिकल हो जाएगा, इसी के साथ अपना डिटरमाइनर हो जाएगा, और आपके मेरे हम सभी के प्यारे प्यारे टेंस हो जाएंगे। इसके बाद टेंस से बनने वाले नरेशंस हो जाएंगे, फिर अपने वॉइसेस हो जाएंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अपन ने पहले भी बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इनको याद रखने में कभी कभी अपने को दिक्कत होती है। तो इनको भी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। और इनके जो कॉमन टॉपिक्स हैं, यानी कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आजकल जो एग्ज़ाम्स हैं उनका पैटर्न बदल गया है। तो आप ये मानिए कि पूछता क्या है ये, एरर्स। अब ब्लैंक्स नहीं देता, अब खालिस्तान नहीं देता। खालिस्तान दे के पहले पूछता था कि इसमें आएगा क्या, अब ये आपको कंप्लीट सेंटेंस देता है, और कंप्लीट सेंटेंस देने के बाद पूछता क्या है, उसमें एरर्स पूछता है। ठीक है जी। तो अपन वो एरर्स कब पहचान सकते हैं, जब अपन ग्रामर कंप्लीटली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक पार्ट, एक एक टाइप पढ़ेंगे, तब अपन जाके उसके एरर्स निकाल पाएंगे। दूसरी बात, इसकी जो स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स में जो मिस्टेक है वो अपन पढ़ने वाले हैं। कई बार अपने को स्पेलिंग्स में मिस्टेक पूछ लेता है, स्पेशली एसएससी वाले
और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट के भी आजकल तो उनमें भी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स पूछने लगा है, तो अपन वो भी पढ़ेंगे। स्टेट पर पहुंचने के बाद अपने को एक चीज़ देखनी है कि अपने सामने दो शब्द आते हैं, अपने सामने दो शब्द आते हैं। कौन कौन से? ये दोनों शब्द, ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर है। अपन कई जगह इसको देखते हैं और कई जगह अपन इसको देखते हैं। तो क्या अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये वाला शब्द गलत है क्या? या मान लो इसको यूज़ करते हैं तो ये वाला शब्द गलत है क्या? तो अपन थोड़ा सा आज अपनी डेमो क्लास है, या मैंने कहा कि इंट्रो क्लास है, तो इंट्रो या डेमो क्लास में अपन सबसे पहले ग्रामर से शुरू करते हैं। तो ग्रामर में देखिए, ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों सही हैं। और ना ये कंपटीशन एग्जाम में पूछने वाला है कि दोनों में से कौन सा ग्रामर सही है। लेकिन अपनी नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए कि ये वाला जो ग्रामर है वो यूके डिक्शनरी का ग्रामर है। किस डिक्शनरी का? यूके डिक्शनरी का ग्रामर है। GRAMMAR, ये वाला जो ग्रामर है ये किस डिक्शनरी का वर्ड है? यूके डिक्शनरी का। और GRAMMER ये है US डिक्शनरी का। दोनों जगह लैंग्वेज एक ही है लेकिन डिक्शनरी अलग अलग चलती है। तो यहाँ पे यूके डिक्शनरी और US डिक्शनरी, दोनों डिक्शनरीज के जो वर्ड हैं वो अपन देखने वाले हैं। अब अगर भाषा एक ही है तो ग्रामर भी एक ही होनी चाहिए, और रूल्स तो सेम है लेकिन वर्ड्स में दिक्कत आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये एक वर्ब है, गेट एक वर्ब है, और इसी के साथ अपन जो सेकंड फॉर्म देखते हैं वो देखते हैं अपन गोट। देख लिए अपन ने, सेकंड फॉर्म क्या देखी? गोट। और थर्ड फॉर्म अपनी क्या होती है? गोट। लेकिन गोट और गोट के साथ थर्ड फॉर्म आप कभी कभी ये भी देखते हो, गोटन। अब दोनों में से कौन सा सही है ये डिसाइड करने के लिए अपने को इन डिक्शनरीज की जरूरत पड़ती है। अब हमारे यहाँ जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज हमारे लिए समान है, लेकिन यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे वो अंग्रेज यूके वाले थे। इसका मतलब हम जो डिक्शनरी फॉलो करते हैं वो कौन सी डिक्शनरी फॉलो करते हैं? वो हम यूके वाली डिक्शनरी फॉलो करते हैं, यूएस वाली डिक्शनरी फॉलो नहीं करते। अब हम फॉलो नहीं करते इसका मतलब ये थोड़ी कि ये गलत हो जाएगी, ये भी सही है, लेकिन हम कौन सी डिक्शनरी फॉलो करते हैं? यूके वाली। तो इसलिए हम किसको ज़्यादा सही मानते हैं? गोट को सही मानते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जैसे अपन देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा, ये आइडल। आइडल आप सभी ने सुना होगा। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मूर्ति। मूर्तियां होती हैं मंदिरों में, तो आइडल का मतलब क्या होता है? मूर्ति। लेकिन ये आइडल जो मूर्ति है ये है यूके डिक्शनरी के हिसाब से। किसके हिसाब से है? यूके डिक्शनरी के हिसाब से। तो फिर यूएस डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग क्या है? ये भी तो है। तो यूएस डिक्शनरी के हिसाब से इसका मीनिंग क्या हो जाता है? आदर्श। क्या हो जाता है? आदर्श। वर्ड एक ही है और दोनों एक ही वर्ड को यूज करते हैं लेकिन अलग अलग सेंस में। जब आप इसे यूके सेंस में यूज करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? मूर्ति। और हम अगर यूके ग्रामर को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब, हम इसका मतलब क्या लेते हैं? मूर्ति। और अगर अपन यूएस ग्रामर को फॉलो करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आदर्श। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब जैसे मान लीजिए अपन आदर्श का लिखना चाहें, अपन आदर्श को क्या कहते हैं? ये आइडियल। अपन आदर्श को क्या कहते हैं? आइडियल। तो ये आइडियल हमारे लिए क्या होता है? आदर्श। ये आइडियल हमारे लिए क्या होता है? आदर्श। ये यूके डिक्शनरी में आदर्श होता है, लेकिन जब हमें यूएस डिक्शनरी की बात करते हैं तो वहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा सुस्त। होता है ना, कई ढीले ढीले लोग होते हैं, कई बार उनके पास काम होता है लेकिन काम नहीं करते, या उनके पास काम ही नहीं होता इसलिए वो थोड़े सुस्त होते हैं, या व्यवहार में ही सुस्त होते हैं, तो उनको अपन कहते हैं आइडियल। किस डिक्शनरी में? यूएस डिक्शनरी में। हम इसे क्या कहते हैं? आइडियल को आदर्श कहते हैं। लेकिन आदर्श का अगर अपन यूएस मीनिंग देखें तो वो आइडल होता है,
और जब आइडल का अपन अपनी डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, मूर्ति। वर्ड एक ही है, लेकिन जैसे ही जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज हुई इनकी मीनिंग चेंज हो गई। इसी तरह से जैसे मान लो सुस्त है, तो सुस्त को हम क्या बोलते हैं, तो सुस्त को हम बोलते हैं आइडल। एक ही वर्ड आइडल, इसको अपन क्या बोलते हैं, सुस्त। लेकिन यूएस डिक्शनरी में आइडल का मीनिंग क्या होता है, मूर्ति हो जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है, मूर्ति। तो इस तरीके से वर्ड एक ही है, लेकिन जब ग्रामर चेंज हुई तो इनके मीनिंग चेंज हो गए। ऐसे ही अपन जब स्पेलिंग्स को देखते हैं तो स्पेलिंग्स में भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ये अपना किसका हो जाएगा, यूके का, और ये अपना किसका हो जाएगा, यूएस का। गलत दोनों में से कोई सा भी नहीं है, दोनों सही है, लेकिन अपन किसको यूज़ करते हैं, यूके वाले को यूज़ करते हैं, ना कि यूएस वाले को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो अंग्रेज और जिनका सत्ता रही वो यूके वाले थे, और हमें जो ग्रामर मिली वो यूके वाले अंग्रेजों से मिली। तो इसका सीधा सा असर ये हुआ कि हमने किस डिक्शनरी को फॉलो किया या हमने किस ग्रामर को फॉलो किया, तो हमने यूके ग्रामर को फॉलो किया, लेकिन यूएस ग्रामर भी अपने आप में सही है। आप इसे फॉलो नहीं करते, इसका मतलब ये गलत तो नहीं है। तो इसका मतलब सही दोनों है, लेकिन अपन किसको फॉलो करते हैं, ग्रामर को। तो अपन जब कोर्स में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो दोनों डिक्शनरीज में अलग अलग हैं, दोनों ग्रामर्स में अलग अलग हैं, लेकिन अपन दोनों को पढ़ेंगे। अपनी डेमो क्लास है, तो आप सभी जहाँ डेमो लेने जाते हो या टीचर्स डेमो देने जाते हैं, तो आपने कभी पूछा नहीं होगा कि डेमो का मीनिंग क्या होता है। तो डेमो जो है वो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन होता है। क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, दिखाना। क्या मतलब हो जाता है, दिखाना। और इसको कला के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं, कला के रूप में। कोई टीचर आपके सामने आएगा, वो अपनी पढ़ाने की कला आपके सामने पेश करेगा, तब आप कहोगे कि ये डेमो देने आया है या हम डेमो लेने आए हैं। तो इसका मतलब डेमो पूरा वर्ड नहीं है, डेमो सिर्फ एक एब्रिवेटेड फॉर्म है, किसकी, डेमोन्स्ट्रेशन की। तो डेमोन्स्ट्रेशन को अपन क्या बोलते हैं, डेमो बोलते हैं। या अपन ने शुरू में लिखा था एक वर्ड इंट्रो। क्या लिखा था, इंट्रो। तो इंट्रो आपने कहीं जगह देखा होगा कि अपन इंट्रो क्लास कर रहे हैं, अपन इंट्रो, ये इनका इंट्रो है। तो इंट्रो का मतलब क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन। इंट्रो का मतलब क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मीनिंग हम सभी जानते हैं, क्या हो जाता है, परिचय। तो ये वर्ड्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एब्रिवेटेड फॉर्म है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो ग्रामर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रामर दोनों सही है, लेकिन अपन किस ग्रामर को फॉलो करते हैं, यूके ग्रामर को फॉलो करते हैं। और जब भी आपसे कोई आगे डेमो का मीनिंग पूछे, उन्हें क्या बताइएगा, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कला को दिखाना होता है। तो ये अपना पूरा कोर्स रहने वाला है, इसलिए कहाँ कहाँ काम में आएगा। इसके बाद ये इसमें क्या क्या होगा, ग्रामर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, वोकेब में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, और अपने एडिशनल टॉपिक क्या क्या होंगे, कॉमन टॉपिक क्या क्या होंगे। कॉमन टॉपिक वो टॉपिक हैं जो अपन एक बार पढ़ेंगे और सभी में काम में आएंगे, यानी कि एरर्स, यानी कि गलतियां अपन एक एक टॉपिक में निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना कोर्स होने वाला है। शुरुआत इस कोर्स के अपन कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक का एक कोट मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। थॉर्नडाइक ने कहा था कि घोड़े को आप तालाब तक ले तो जा सकते हो, लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। तो घोड़ा पानी कब पिएगा, जब उसकी क्यूरियोसिटी होगी। तो मैं चाहे कितना ही अच्छा कोर्स ले आऊँ, चाहे कितना ही हाई लेवल कोर्स ले आऊँ, लेकिन सीख आप तभी पाएंगे जब आप में क्यूरियोसिटी होगी, जब आप में तत्परता होगी। तो जब आप तत्परता रखेंगे तो किसी से भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप तत्पर रहेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करने को कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी कोचिंग में, किसी दूसरी जगह इंग्लिश का कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है जी, तो इसी शुभकामना के साथ अपन मिलेंगे आगे वाली क्लास में। ये अपनी इंट्रो क्लास रही, या मैं कहूँ कि अपनी डेमो क्लास रही। तो इस डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत है, पूरे कोर्स में आपका स्वागत है, और मिलेंगे अपन आगे वाली क्लास में।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।